पंच प्रपंचात्मक देह भाज संताप संताप जरा ज्वरांतकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नवीन नीलामुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिम् पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। धन्यवाद डॉक्टर दीक्षा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमारी परंपरा है कि सबसे पहले कार्यक्रम के आरंभ में हम एक एकल द्रव्य का परिचय करते हैं। जैसा कि आचार्य चरक ने बताया कि औषध का ज्ञान होना वैद्य के लिए परम आवश्यक है, और इस श्रृंखला में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक नए एकल द्रव्य के साथ आदरणीय वैद्य विरल भाई शाह मंच पर आए और एक नए द्रव्य इंद्रयव के बारे में बताते हुए हमें ज्ञान से भरीपूर करें। वैद्य विरल भाई शाह। सर, आपका माइक म्यूट है। हाँ, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। आ गया सर आवाज। हाँ, नमस्कार सभी आदरणीय अध्यापकगण, सभी वैद्य मित्रों। पिछली बार हमने गोक्षुर के बारे में बताया था, लेकिन एक बात बताना भूल गए थे कि गोक्षुर का प्रिजर्वेशन अच्छी तरह होना चाहिए। उसको 3 कवर में, ऐसे छोटे छोटे 20-30 ग्राम के पैकेट्स में उसका जो ग्रेन्यूल्स तैयार हो जाता है, उसका सेकंड प्रोसीजर के बाद ऐसे रखना पड़ता है। उसको 3 कवर में रखना पड़ता है और ऐसे कंटेनर में रखना पड़ता है जिसका मुंह ऊपर से छोटा हो और नीचे से चौड़ा हो। इसमें इस तरह से रखते हैं तो ये ज्यादा टाइम तक रहते हैं, नहीं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वनस्पतियों का जो भी ग्रेन्यूल्स बनाते हैं तो उसमें लंबे समय के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि हम कोई प्रिजर्वेटिव रखते नहीं। तो उसको अच्छी तरह प्रिजर्व रखना पड़ता है। कोई भी है, गोक्षुर का है या कंटकारी का है, कोई भी है, तो उसको ट्रिपल लेयर में रखना। सुंठी का भी ग्रेन्यूल्स बना दिया तो उसको डबल लेयर में करके इस तरह से कंटेनर में अच्छी तरह से उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। एक आंवलकी है कि ऐसा है कि आंवलकी में कीड़े नहीं पड़ते जल्दी, आंवलकी में भी नहीं पड़ते, और ग्रेन्यूल्स जो हरित की के होते हैं उसमें भी नहीं होते। तो ये, और आज भरणी नक्षत्र है और शुक्रवार भी ये बहुत बढ़िया दिन है। शुक्रवार शुक्र देवता का नक्षत्र है और शुक्रवार है भरणी नक्षत्र, बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र देव संजीवनी विद्या का कारक है, तो आज बहुत अच्छा दिन है। आज नवम तिथि है और शुक्ल पक्ष की नवम तिथि है। तो अभी भी चंद्र का बल वैसे तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए अभी भी वनस्पति नहीं लेनी चाहिए। एक 2-3 दिन के बाद यदि जरूरत अनुसार और नक्षत्रों के अनुसार लेनी चाहिए। वनस्पति को हमेशा प्रातः काल लेना चाहिए, सूर्योदय के बाद। जैसे सूर्योदय होता है तो वनस्पति में शक्ति का संचार होता है। हो सके तो पहले 2 प्रहर में लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद वनस्पति को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वनस्पति की जड़ें वो जैसे मनुष्य की चैनल से कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, इसलिए देर रात को भोजन करते हैं तो बहुत सारी बीमारी होने, बड़ी बड़ी बीमारी होने की संभावना रहती है। वैसे ही वनस्पति में उसकी चैनल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है सनलाइट के अभाव में, तो इसलिए देर रात को वनस्पतियां तोड़ी नहीं जाती है। तो द्रव्य गुण में और हमारे आयुर्वेद में अंश कल्पना का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे सिद्ध गुण की अंश की अधिक है तो स्तब्ध और व्याधियां होती। वृक्ष गुण की अधिक तो काश्यता और धातु क्षय होता है। और वैसे ही द्रव गुण की अधिकांश होती है में, तो उसमें कई बीमारी होती है। जैसे ज्वर भी कई बार द्रव गुण अतिसार में, प्रतिशाय, काश में होती है, प्रमेय में होती है, और रोदर, श्वेत प्रदर में, इस सारी बीमारियों में द्रव गुण की अनुस्कल्पना होती है। इन सारी बीमारियों में भी चाहे
अच्छा द्रव्य है कुटज। कुटज में भी कुटज का फल है और उसके जो बीज निकलते हैं उसको हम इंद्रजो बोलते हैं। तो कुटज का जो बार्क है वो तो अच्छी तरह उपयोग में लिया जाता है, लेकिन उनका जो बीज है इंद्रजो, वो भी चिकित्सा में उसका बहुत बड़ा उपयोग है, और वो भी चरक संहिता में और बहुत हमारी बृहत्तरी में किया गया। एपोसाइनेसी फैमिली का कुटज है, और एपो का मतलब होता है फ्रॉम, और काइनोस मीन्स डॉग्स। दिस प्लांट इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं दे आर पॉइजनिंग टू डॉग्स, इसलिए उसका नाम पड़ा एपोसाइनेसी। और उनका नाम ही उनकी एफिकेसी बताता है कि ओलेरिनिया एंटी डिसेंट्री का, तो सालों से ये जाना जाता है कि डिसेंट्री में काम आता है। उनका जो मध्यम साइज का वृक्ष होता है, और उनके जो जो लीव्स होते हैं वो कदम जैसे होते हैं, उसमें सिराएं होती हैं, और उनके उनकी जो सिम्बी होती है वो युग्म होती है और नीचे से संयुक्त हो जाती है, और उसमें से उसके बीज निकलते हैं, वही इंद्रजो है। ये इंद्रजो प्राय हम लाते हैं तो इंद्रजो बाजार से लाते हैं या जंगल से निकाल कर लाते हैं। तो इंद्रजो वैसे होते हैं जैसे हमारे जौ के बीज होते हैं ना, वैसे ही ये इंद्रजो होते हैं। ये इंद्रजो होते हैं, तो ये लाते हैं तो उसको एक एक दाना उसको छानना पड़ता है, उसको नहीं नहीं, एक एक दाना उसको जेम छह मत एक एक दाना ऐसे एक एक बीज है उसको अलग करना पड़ता है, एक एक बीज अलग करना, बार बार ऐसा करना पड़ता है। उसमें से बहुत सारी अशुद्धि निकलती है, और ये सारी अशुद्धि निकाली हुई है, तो इस ऐसी अशुद्धियां निकलती है, तो उसको बार बार अलग करना पड़ता है। ऐसे इस प्रयोग को उसमें से अशुद्धि एक एक दाने को अलग करना ऐसा, और उसके बाद उसको छानना भी पड़ता है। इस तरह से बार बार उसको ऐसे इस तरह से छानना भी पड़ता है। इस तरह से छानने से के बाद उसकी अशुद्धियां निकल जाती है। तो ऐसे 3-4 बार करते और बार बार करते, धूप में उसको तपाते हैं, तो उसके बाद अशुद्धियां दूर हो जाती है। उसके बाद उसको मिक्सर में थोड़ा सा क्रश करके उसके ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, और उसके जो और उसका माइक्रो पाउडर भी बनाया सकते हैं। तो ग्रेन्यूल्स जो बनता है इस तरह से बहुत बढ़िया ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, और ये ब्राउनिश कलर के होते हैं। ये जो इंद्रजो होते हैं उसको इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर उसके अंदर रिंकल्स, थोड़े से हेयर्स ऐसे दिखे जाते हैं, और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये ग्रेन्यूल्स तैयार हो जाते होने के बाद ये बहुत बढ़िया औषधि हो जाती है। तो ये सबसे पहले तो ये ज्वर चिकित्सा में ये उपयोगी है। चरक संहिता में जो विषम जोड़ का की चिकित्सा लिखने बैठे तो उसमें वहां पे लिखा गया है ये इंद्रियों का उपयोग किया गया है। अन्य औषधियों के साथ ज्वर में उसका उपयोग होता है, और बड़े बड़े ज्वर आजकल के डेंगू है, मलेरिया है, और बहुत बड़े बड़े ज्वर में और थोड़े से तीव्रता वाले ज्वर में भी अच्छी तरह से उसका उपयोग किया जाए तो वो काम में आ सकता है। उचित पथ्य पालन और उचित चिकित्सा क्रम से किया करो तो ये अच्छा काम करता है। अतिसार में इंद्र का काम आता है। वैसे तो कुटज ज्यादा काम आता है, लेकिन ये भी काम आता है। कोलाइटिस में ये द्रव गुण का शोषण करते हैं। वैसे हमारे यहाँ लोप्रामाइड, जैसे आजकल क्या है कि जनरल प्रैक्टिस में लोप्रामाइड लेकर ये डायरिया को बंद किया जाता है, तो वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो लोप्रामाइड देकर ऐसे जबरदस्ती आप बंद करोगे तो पैथोलॉजी वहाँ पे विकृत दोष, वहाँ नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हाथों में ही रह जाएंगे, तो बहुत सारी पैथोलॉजी भविष्य में होने की संभावना रहती है। ये तिक्त रस है, तो तिक्त रस के बारे में जो भी गुण लगते हैं वो सभी उसमें लगते हैं कि तिक्त रस स्वयं अरुचि और लेकिन अरोचक न है। विषग्न, कृमिग्न, मूर्छा, दाह, कंडू, तृष्णा, कुष्ठ, तृष्णा प्रशमन है, त्वक मास स्थिरीकरण है, ज्वरक है, दीपन है, पाचन, स्तन्य शोधन, पीत श्लेष्मा उपशोषण, ये सारे जो गुण है वो सारे गुण उसमें लगते हैं इंद्रजौ के। और ये इंद्रजौ अमवात में भी बहुत अच्छा काम करता है। सालों से हम बनाते हैं, अमवात की जो भी दवाइयां बनाती है उसमें डालना पड़ता है। तो ये स्मॉल जॉइंट्स पेन, अर्ली मॉर्निंग उसमें स्वेलिंग होता है, उसमें स्टिफनेस होती है, इन सारे में बहुत अच्छा काम करते हैं। और भी वात व्याधि है जैसे कटिसूल है, अंश वेदना है,
और भी कई पैरों में दर्द, काफ पेन है और भी वात व्याधि की उसमें ये अच्छा काम करता है। मित्रों, ये चरक संहिता की चिकित्सा बहुत अद्भुत है। जैसे आप कोई पेशेंट आता है, उरेसुल की कंप्लेन लेकर आता है, आपको लगता है कि ये हृदय रोग है, लेकिन यदि वैद्य को यदि उचित लगे तो वो ग्रहणी की चिकित्सा करे तो उसमें फायदा हो सकता है, उरेसुल में फायदा हो सकता है। ऐसे कोई उरेसुल की चेस्ट पेन की कंप्लेन लेकर आए, फिर लेकिन वैद्य को उचित लगे तो वो गुल्म की चिकित्सा करे तो भी उसमें फायदा हो सकता है। तो कोई श्वास की कंप्लेन लेकर आए, लेकिन उसको आमाशय को में कफ दूर करने की चिकित्सा करे तो भी श्वास में फायदा हो सकता है। इस तरह की चरक संहिता की चिकित्सा बहुत अद्भुत। हमारे जो परंपरा के जो वैद्य रहे तो इस तरह का की चिकित्सा करते थे। तो ये आमाशय पर भी काम करता है। तो ये हृदय रोग में भी इंद्रजो बहुत अच्छा काम करता है। हाइपरटेंशन में जल्दीबाजी से कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ना ले, खास करके हमारे जो बीएमएस लोग हैं वो लोग ना ले, उनके रिलेटिव ना ले, तो उसका खास ध्यान रखें। ऐसी कोई तकलीफ हो तो इस तरह के औषधि का इस्तेमाल करें। डायबिटीज में भी एंटीबायोटिक ड्रग्स ने मेटफॉर्मिन आदि ऐसी कोई द्रव्यों वनस्पतियों ले नहीं, लेकिन इस तरह की ये इंद्रिय और उसके साथ जो तीक्ष्ण रस वाली औषधियां हैं, उनका क्वाथ है, इनका चूर्ण है, वो लेकर उसका उपाय करने की कोशिश करें। तिक्तरसो अवकाश कर, तिक्तरसो अवकाश कर, तो ये कैंसर में भी बहुत अच्छी उपयोगी है। उदरसल में दिया जाता है, जिसमें लंबे समय से उदरता है, तो उसमें भी ये इंद्रजो अन्य तिक्त औषधि के साथ, सूठी के साथ दिया जाता है। और फिर अच्छा जटन में घृत पान और घृत वाली भोजन कराते हैं, जैसे सीरा है, दलिया है, जिसमें घृत डालकर उसका उपयोग किया जाता है। प्रतिसाय कास और ऐसी बीमारी जिसमें द्रव गुण का शोषण करने की आवश्यकता है, तो उसमें भी इंद्रिय अन्य औषधि के साथ बहुत उपयोगी है। बार बार पेशाब करना पड़ता है, मान लो कि 10-15 मिनट के बाद पेशाब करने जाना पड़ता है, और यूरिन भी फुल फ्लो से आता है। ऐसा 10-15 इतना द्रव गुण, जठराग्नि इतना मंद है कि द्रव गुण का शोषण नहीं कर पाता है। तो ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियों में भी इंद्रवयोग बहुत अच्छा काम करता है। में भी श्वेत स्राव का अधिक श्वेत स्राव हो रहा है, तो उसमें भी ये द्रव धातु का शोषण करने के लिए इंद्रवयोग बहुत अच्छा काम करता है। इंद्रयोग के ग्रैन्यूल्स हमें खुद बनाना चाहिए। बाजार से तैयार इंद्रयोग का चूर्ण ऐसा कुछ नहीं लाना चाहिए, हमें खुद तैयार करना चाहिए। उसका जो गुजरात में पारंपरिक प्रयोग है कि उसको विडन के साथ, कुबेराक्स, ये काचका के साथ उसका कृमि में उसका उपयोग किया जाता है। एक अच्छा कृमिक न माना जाता है। ये हमारी दादी माँ का एक औषधि है कि इसको परंपरा से इंद्रयोग कृमिक न औषधि के रूप में दिया जाता है। और इन बिल्व चूर्ण के साथ उसका अतिसार में दिया जाता है पारंपरिक, और उसको पारंपरिक रूप से अतिसार में दिया जाता है, जिसमें वीट आकर उदरसूल के साथ अतिसार होता है, उसमें पारंपरिक रूप से दिया जाता है। जो भी द्रव धातु का जो शोषण करना, द्रव गुण की अधिक वाले जो भी व्याधि होती है, अंशांश कल्पना वाले, तो उसमें पथ्य पालन भी करना चाहिए। उसमें पीने का पानी कम पीना चाहिए और पानी उबाल वाली जल पीना चाहिए। और जो भोजन में हम जो चावल का पानी पीते हैं, मंड यावा को विलेपी जो पीते हैं, या प्रतिशय में मूंग का पानी पीते हैं, तो उस तरह से वो ज्यादा पीकर हमारे वाटर लेवल यथा योग्य करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा वाटर नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे चिकित्सा सूत्रों में और बहुत सारी जगह पर बताया गया है कि ज्यादा अति से अम्बुपान नहीं करना चाहिए। जलोदर भी एक प्रकार के से द्रव गुण की अधिक वाले की बात जाती है, उसमें भी ज्यादा पानी पीने की मना किया गया है। और बहुत अच्छी बात इंद्रियों के बारे में लिखी गई है भाव प्रकाश में कि इंद्रियो त्रिदोषत्नम ग्राही संग्राही कटु शीतलम ज्वर अतिसार रक्तार्स कृमि विसर्प पुष्टनोत विपनम गुद्ध कीलम
अस्त्रवात अस्त्र श्लेष्म सुलजित, बहुत अच्छी बात लिखी गई है। त्रिदोषक द्रव्य कई हैं, जैसे आम्लकी, गुरुचि, हरित की। इंद्रयोग भी एक प्रकार का त्रिदोषक द्रव्य है। तो कई हमारे एबनॉर्मल सब्सटेंस, हमारे जो ब्लड में कई एबनॉर्मल सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। एबनॉर्मल जो गैसेस बनी है उसको भी नॉर्मलाइज करते हैं। और संग्राही गुण है उसमें, तो संग्राही गुण के बारे में कितना अच्छा लिखा गया है कि अग्नि गुण भूयिष्ठवात् तो अंश से संग्राही, जो उसके बारे में लिखा है कि जो अपनी अग्नि गुण की अधिकता से तो दो अंश द्रव धातु को जो शोषण करते उसे ग्राही कहते हैं। तो उसमें सुंठी का नाम आता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का एक ग्राही द्रव्य है। लेकिन ये ग्राही द्रव्य है, लेकिन ये उष्ण नहीं है, इतना उष्ण वीर्य वाला नहीं। और ये क्रूमिक, बहुत अच्छा क्रूमिक है। और बहुत सारी ट्राइकोमोनस वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनस इंटेस्टाइनलिस, बहुत सारे क्रूमिक पर उसका काम है। और गुड किल उसके बारे में बताया कि दीपनम गुड किलम। तो गुड किल मीन्स के रेक्टम में कोई ऐसी पैथोलॉजी है तो उस पर भी ये अच्छी तरह से काम करता है। ये कल्पस्थान में भी उसका वर्णन किया गया। चरक वो पूरा एक अध्याय इंद्रियों के बारे में बताया गया है। ये बृहत्फलम श्वेत, उसके दो प्रकार के कूटज होते हैं, पुरुष कूटज और स्त्री कूटज। तो उसमें बताया कि जो बृहत्फल श्वेत पुष्प स्निग्ध पुत्र होता है वो पुमान होता है, श्याम अरुण पुष्प। और जो अल्प वृंत फल वाला होता है वो स्त्री कूटज होता है। और उसके गुण भी चरक सिद्धिस्थान में बताया गया है। और उसमें एक चरक कल्पस्थान में बताया गया कि 8 दिन तक इंद्रियों के चूर्ण को अक्षय की भावना दी जाती है, फिर उसको उचित मात्रा में जीवक के क्वाथ के साथ लेने से वो वमन कर्म करने के लिए उपयोगी होता है। उसका जो केमिकल एनालिसिस होता है इसमें कॉर्नेसिन और ऐसे बहुत सारे जो केमिकल्स मिलते हैं जो प्राय एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी बताते हैं। और उसका एक और प्रयोग सुश्रुत संहिता में बताया गया। सुश्रुत संहिता में वात व्याधि में आमाशय का दुष्टगत वात को दूर करने के लिए चित्रक, इंद्रवय, कटुकी, अतिविष, इनको सब उनको लेना चाहिए। और ऐसा दिन भी लिखा है कि सप्तरात्रे 7 दिन तक उसको सुखम्बु गर्म पानी से रहना चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। तो इंद्रवय के बहुत अच्छी वनस्पति है। और आजकल की जो ज्वर में बहुत अच्छा उपयोगी, बहुत बड़े बड़े ज्वर में अन्य तिक्त औषधि के साथ वो अच्छी तरह से हम उसके ग्रेन्यूल्स बना ले और अच्छी तरह हम उपयोग कर सकते हैं। आम वात में अलग अलग प्रकार के कटिशूल, काप पेन है, अंश वेदना है, अलग अलग प्रकार की वात व्याधि में बहुत अच्छा काम आ सकता है। और भी ये प्रतिशाय, काश, श्वास, ये जो हमारे पेट की जो गुण है, और कोलाइटिस है, और बहुत लंबी चलने वाली बीमारी, कैंसर, बहुत सारी बीमारी में अच्छी तरह से काम आता है। तो बाजार से इंद्रिय योगनालय हम खुद उसका बनाएं। वैसे तो द्रव्य गुण ऐसे 10 मिनट में सीखने की बात नहीं है। उसको आपके लिए सीखने के लिए आपको खेतों में जाना पड़ता है, जंगलों में फॉरेस्ट पड़ता है, खुद वनस्पति लेनी पड़ती है, बार बार गार्डन में जाना पड़ता है, और बार बार उसका प्रैक्टिस करके उसका प्रयोग, उसकी प्रिपरेशन बनानी पड़ती है। और ऐसा करने से आपको सीखने, लेकिन फिर भी एक कुछ अच्छी प्रेरणा मिले तो हमने जो भी प्रयोग किया है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भी मैंने बताया इंद्रिय योग का, तो काफी सालों से हम इंद्रिय योग उपयोग करते हैं, तो इतनी सारी बीमारी में बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य वीरेंद्र शाह जी। हमेशा की तरह आप एक ही ड्रग को लेकर, सिंगल ड्रग को लेकर, और उसको अलग अलग व्याधियों में या अलग अनुपान के साथ या फिर किसी औषध दूसरे द्रव्य के साथ मिलाकर कैसे यूज करना है, ज्वर से लेकर कर्कट, अर्बुद और ट्राइकोमोनस इन्फेक्शन तक, कुटज, इंद्रिय का जो आपने हमें गुण बताए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राघवेंद्र नायक, जो बहुप्रतिभाशाली ऐसे वैद्य हैं। आप अभी प्रेजेंट में रिसर्च ऑफिसर के पद को सुशोभित करते हुए सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में कार्यरत हैं और डॉक्टर राघवेंद्र नायक ने एमडी द्रव्य गुण में और पीएचडी द्रव्य गुण में IPGT-RA गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से की है। He has published more than 40 scientific research papers in various international and national peer-reviewed journals and presented around 15 scientific papers in different seminars and workshops. He is acting as reviewer and editorial board member of scientific journals and associate editor of Journal of Research and Education in Indian Medicine. He was honored with Young Researcher Award by CCIM New Delhi for his MD thesis work. He is also a recipient of Ayush Award of CCRAS 2017 under the category of Best Research Paper in Literary Research, presented at New Delhi in April 2018. For his PhD thesis work, he has been honored with Innovative Thesis Award by Pandit Khushilal Sharma, Government Ayurvedic College and Institute, Bhopal, in December 2019. Presently, he is working as investigator, monitoring officer, and coordinator for various projects funded by CCRAS and Ministry of Ayush. आज का वक्तव्य Code of Ethics and Professional Conduct in Ayurveda, a model for empathy, concern, reflection and trust, इस टॉपिक के ऊपर रहेगा। मैं डॉक्टर राघवेंद्र नायक को मंच पर आमंत्रित करता हूं और अपने उद्बोधन के लिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राघवेंद्र नायक। यस सर। जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर विकास सर फॉर ए नाइस इंट्रोडक्शन। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर विभाग को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पिछले 5 साल से भी अधिक समय से कंटिन्यूअसली इस व्याख्यान माला को आयोजन करते आए हैं। साथ ही इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर हेतल दवे मैडम, उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे मेरा अभिप्राय व्यक्त करने का अवकाश दिया। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजन और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए। रिस्पेक्टेड टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, डियर फ्रेंड्स, and all the participants, the topic allotted to me is code of ethics and professional conduct as per Ayurveda. In coming next 30 to 40 minutes, we'll be discussing about the concept of ethics and professional conduct, which is mentioned in classical texts of Ayurveda. To start with the definition of the ethics, these are nothing but the moral principles that govern a person's behavior or conducting of any activity. It is
the other name for moral philosophy. The discipline concerned with issues like what is good, what is bad, what is right, what is wrong, etc. includes in medical ethics. A medical person's ethics involve fundamental moral issues which are related to decision making in the performance of his or her professional career. The definition of medical ethics, it is a system of moral principles that apply values and judgments to the practice of medicine. It deals with the principles of proper professional conduct concerning the right duties of the physician himself or herself, his or her patients and fellow practitioner, as well as the actions in the care of patients and in relation with their families. These are the basic ethical principles as mentioned in Western medical ethics. As already told, ethics deal with the set of principles of right conduct. These basic principles of bioethics are autonomy, that is in respect for individual, beneficence or non-maleficence. One should not harm, one should not make any problem to the participant or the patients, and justice, that is equitable distribution of cost and benefits during the treatment. These all principles are popularly known as principalism, and these four principles are influenced by the Western world in the medical field. They are adapted as universal ethical principles. Coming to the ethics and professional conduct, which is mentioned in classical texts of Ayurveda, though there are no separate sections or on ethics in the classical texts of Ayurveda, the concepts regarding ethics and professional conduct are available in all the major texts. The training of doctors or their code of ethics and practice in ancient India, which holds a great position in the history of the medicine. Originally, Ayurveda, the Indian system of medicine, has strongly advocated ethical code of conduct for physicians, but does not get its due recognition till this date. And the essence of it, ethics, is very well defined and described in the fundamental texts of Ayurveda in the form of Sadvrata, Chatushpada, Yogya, Vaidyavrati, Achara Rasayana, etc. As I told, though there is no separate classification of the ethics, all the available concepts can be categorized under these four subheadings. General duties and responsibilities of the physician, which include starting from the method of learning, qualifications which are required to enter the clinical practice, importance of practical knowledge, ethical categorization based off the practitioners based on their qualities, and the need of broad-based knowledge regarding other parallel branches of medicine, etc. And second one, the relationship with patients, respectful attitude towards the patient, good communication skill with the patient, maintaining the trust of the patient, maintaining confidentiality, obtaining the consent before going for any treatment, and another most important point is maintaining the ethical boundaries when while treating the patient of opposite sex. And another one is relationship with colleagues or staff, that is workplace ethics, includes the guidelines for maintaining good workplace environments. And another one is relationship with public, which includes the guidelines for maintaining the dignity in public life and easily reachable to public, etc. To start with the general duties and responsibilities of the physician, the ethics in Ayurvedic medical practice starts right from the adopting an acceptable method of learning for practice. The idea of institutional learning was already established during the period of Charaka. Shastram Gurumukhodgirnam Adaya Upasya cha Asakrat Yaha Karma Kurute Vaidyaha Sa Vaidyo Anyetu Taskaraha. A student has to learn the medical profession by a qualified teacher. Only such are considered as Vaidyas. It is if this methodical learning is not followed, that is and the profession is studied through any alternative route, any shortcuts, any backdoors, then they will be considered as Anyetu Taskaraha. They will be considered as thieves. Regarding the method of the study, a well explained
goal-oriented learning method is explained by Acharya Sushruta. It covers Vak Saushtave, that is a clarity of expression, Artha Vijnane, understanding the meaning of the word, Pragalbe, contextual application, Karma Naipune, hands-on skill development, and most importantly, Tadabhyase cha siddhau cha yate tad adhyanantagaha. Most important thing is whatever is studied, it should be frequently practiced to reach a level of perfection. Regarding the guidelines to entering the clinical practice, Acharya Sushruta gives guidelines for the physician to enter the profession, that physician should enter in the profession who has completed the study of the texts, Adhigata Tantrena, Upasita Tantrarthena, Drashta Karmana, Krita Yogyena, Shastam Nigadita. Who has completed the study of the text, understood the interpretations, who has made himself thorough through practical training and reviewing the teachings of science always, and most importantly, Rajna Anujnatena. One should start practice after taking the permission from the king. This is the suggestive of the existence of rules and regulation regarding the control of medical practice during ancient times, similar to registration of a medical practitioner of the present day scenario. There are certain specific qualities which are explained by Acharyas for a physician. In the Sushruta Samhita, Acharya Sushruta mentions that physician who has studied the science of Ayurveda in detail, Tattvadhigata Shastrartho, Drishta Karma, who has attended demonstration of the practical and surgical aspects of the Ayurvedic treatment, Swayam Kriti, the followed all these by doing the procedures himself under the guidance of a learned teacher, Shuchihi, who maintains the good hygiene or cleanliness, who is courageous, Shuraha, Sajjopaskara Bheshajaha, who is well equipped with medicine, surgical instruments, who has an alert mind to take quick decisions when the need arises, Pratyutpanna Matihi, Dhiman, the intelligent, who has regard for his profession, Vyavasayi, Visharadaha, Satya Dharma Paro, Sa Bishak Pada Uchyate. These are some important qualities the physician should have when he enters the clinical practice. Practical knowledge of the science. Sushruta, for this, Sushruta devoted a complete chapter, Yogya Sutri Adhyaya, this is practical training to make a student fit for the practice. In the view of Sushruta, though the student has understood the science fully, he must be made competent. Adhigata Sarva Shastrarthamapi Shishyam Yogyam Karayet. Because by acquiring only theoretical knowledge and no practical training, he becomes unfit and incompetent for the medical practice. With this purpose, Sushruta explained and demonstrated different kinds of Yogya Vidhi. For example, practice of Chedana Karma, Pushpanala, practice of Lekhana Karma on using broad sheet or dead animal leather with hair, Vedhana Karma in veins of dead animals, etc. And even Sushruta says that in this way, the intelligent who has made fit himself by using methods and techniques which are suitable for practical training described in the text, he will not make any fault in his clinical practice. Here we must appreciate the effort of our acharyas to give utmost importance to practical training and make every student fit to perform the good clinical practice. And this excellence in knowledge, which can be achieved by threefold method, that is Adhyayana, which is learning, Adhyapana, the teaching, and Tadvidya Sambhasha, that is discussion with peers and scholar physicians, because Vaidya Samuho Nissamshaya Karanam, which is the mentioned in the Agra chapter of the Charaka Samhita, which is Vaidya Samuho Nissamshaya Karanam, which improves knowledge and clarifies the doubt. True understanding of the science. A person who just reads the text without understanding its meaning is also incapable of doing clinical practice as per the classic. Yatha karas chandana bharavahi bharasya vetta natu chandanasya.
एवं हि शास्त्राणि बहुन्यदीत्य च अर्थेषु मूढाः खरवद्वहन्ति. Therefore, a true understanding of the science along with a strong dedication is also most important. It's not that knowledge that matters, it's wisdom, experience that matters, and it requires lots of hard work, thinking, patience, and lot of learnings from one's own mistakes as well as mistake of the others. On the other hand, Acharya Charaka adds that doctor must keep himself away from claiming great chances of success in the treatment of incurable diseases. Asadhya vyadhi. साध्यासाध्य विभागज्ञो ज्ञानपूर्वं चिकित्सकः काले च आरभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम् अर्थविद्या यशो हानिम् उपक्रोशम् असंग्रहं प्राप्नुयात् नियतं वैद्यो यो असाध्यं समुपाचरेत्. A practitioner who approaches an incurable disease or incurable patient and makes tall claims in this regard to his or her treatment, such a practitioner is bound to suffer a loss in terms of refinement, asangraha, chikitsartam anupadanam, and in terms of refinement of professional skills, upakrosha iti janapavadaha. He suffers financial losses, also earns himself a bad name in the society. Need of knowledge of other senses, also a need of the broad-based knowledge. A physician is also expected to have a complete knowledge of topic from other subjects also. That is knowledge of a parallel science, what we call ekam shastram adhiyano na vidyat shastra nishtayam tasmat bahushrutah shastram vijaniyat chikitsakah. Sushruta says that one should not be limited to one system which he has studied. Every newer development in other branches of medicine or science are also should be studied by the physician. Regarding the ethical categorization of the practitioners, Acharya Charaka in Tisreshani Adhyaya has classified the doctors on the basis of various ethical and practical considerations into the following categories. Trivida Bishajaiti, that is Bishat Chadmatara Santi, Santieke Siddha Saditaha, Santi Vaidya Gunairukta, Trivida Bishajo Bhuvi, Chadmachara Vaidya, Siddha Sadita Vaidya, and Vaidya Gunayukta Vaidya. Apart from this, in some other context, the qualities of Pranabhisara Vaidya, qualities of Roghabhisara Vaidya, even the qualities of widely or most acceptable Rajya Vaidya are also mentioned in classical texts. Regarding Chadmachara Vaidya, Vaidya Bhandaushadaihi Pustaihi, Pallavair Avalokanaihi, Labante Ye Bishak Shabdam, Ajnaste Pratirupakaha. Those are people who come to be known as physicians simply by virtue of Vaidya Bhandaushadaihi, exhibition of Basti Netra or vessels, bottles, containers, books, medicines, etc. And these Vaidyas are ignorant of the science of the medicine. They are simply called as counterfeits for the medical practice, or they are called as quacks by classical texts. Regarding the Siddha Sadita Vaidya, these are artificial or they are artificial or insincere physicians which used to exist in that time. Shri Yashodjnana Siddhanam Vyavadeshat Tadvidaha Vaidya Shabdam Labhante Ye Jneyaste Siddha Saditaha. These Vaidyas attribute their association to another person who is accomplished in wealth, fame, or good practice or knowledge, and also come to be known as physicians, even though they are not so. Persons of this category are to be regarded as artificial or insincere physicians by classical texts. And regarding Vaidya Gunayukta Vaidya, Prayoga Jnana Vijnana, Siddhi Siddhaha Sukhapradaha, Jivita Visarasteshu, Vaidyatvam Teshu Avasthitamiti. A Vaidya who knows the methods of administration of therapies and who has obtained perfect success, who bestows happiness to the patient, who protects the life of the patient, Jivita Visara, who protects the life of the patient till the end of their life or till nature permits, comes under the category of real physician or Vaidya Gunayukta Vaidya. Another important category is Pranahabhisara Vaidya, where he explains, Acharya Charaka explains that Tasmat Shastri Artha Vijnane Pravruttau Karma Darshane Bishak Chatushtaye Yuktaha Pranabhisara Uchyate, who
who is well read, has sufficient practical experience and skillful possesses is known as the Pranabhisara Vaidya by classical texts. Roghabhisara Vaidya ato viparita roganam abhisara hantaraha prananam. They are considered as pseudo physicians who, instead of taking away the disease, take away the life itself. Vishak chadma pratichannaha kantaka bhutaha. Like thorns, they torture the people and they are dangerous as well. They move around the world, and here the blame has put on the Rajnam Pramadat Charanti Rashtrani. They move around the world due to the lack of the vigilance, lack of the governance of on the part of the rulers. These are there are number of qualities which are explained for the Roghabhisara Vaidya. Atyartam Vaidyavashena Shlagamana Vishikantara Manucharanti Karmalobhat. Such people move from one place to another place in search of livelihood or in the grab of the physician. Shritvacha Katsyachit Aturyam Abhichtaha Paripatanti. Samshravane cha Anyatmano Vaidya Gunam Uchchair Vadanti. Once they hear about somebody's sickness, they get drawn towards him and start enumerating their own qualities very loudly so that patient and patient's relative could listen to them. Yaschascha Vaidya Pratikarmah Karoti Tasya cha Doshan Muhur Muhur Udaharanti. If a physician is already attending that patient, Roghabhisara Vaidya repeatedly try to find fault in his treatment. Atura mitrani cha praharshanopad sevadibihi icchanni स्वल्पेच्युतां च आत्मनः ख्यापयन्ति कर्म च असाध्यं मुहुर्मुहुर् अवलोकयन्ति दाक्षेण अज्ञानमात्मनः प्रच्छादयितु कामः व्याधिं च अपवर्तयितुम् अशक्नुवतो व्याधितमेवम् आतुरम् अपकरण परिचारक आत्मवन्तम् उपदिशन्ति. They also proclaim that they are interested in a nominal remuneration only. After they succeed in winning the patient's heart, they examine the patient again and again skillfully and try to cover their poor knowledge and medical sense. And if they are not able to cure the disease, they blame the patient and his attendants. And as soon as patient is nearing to stage of the death, they ran away from there to some other place and continues the same attitude or same practice. They are considered as Roghabhisara Vaidya. Next, the Acharya Sushruta, who has been considered as the father of surgery, mentions some certain qualities of a surgeon, stating that he should be bold to be able to approach any situation with enough confidence. Shauryam, Ashukriya, he should be very quick. Asammoh Shastra Taikshnyam Asveda Vepato Asammohascha Vaidyasya Shastra Karmani Shyasate. These are some specific qualities which is required to do a surgical practice. Then the relationship with the patients. Respectful attitude towards the patient is most important, which is mentioned by modern ethics as autonomy. When it comes to the classical texts of Ayurveda, its fourfold attitude of physician towards the patient is most it's also important. Acharya Charaka explains that Maitri Karunyamarteshu Shakye Pritihi Upekshanam Prakritisteshu Bhuteshu Praidyavrtihi Chaturvida iti. Autonomy literally means the self-law or self-governance. This ethical principle refers to every individual's right of self-determination, independence, and freedom of making their own choices. It implies that one can freely act according to one's own plan. In other words, autonomy can be defined as the ability of a person to make his own decisions. In Ayurveda, the principle of respect for autonomy involves the respectful attitude towards the patient that corresponds to the Vaidyavrati, which is explained by Charaka. And more importantly, it depends on empathy or sympathy of the physician. If the physician have some empathy or sympathy towards the patient, definitely he will become a good doctor.
Good communication skill or proper communication with the patient is also important. Purvabhivashi syat. One should take initiation in Purvabhivashi. Sumukhaha. He should be pleasant. And while entering the clinical practice, there are some guidelines which are given. Sumanasa, with pleasant mind. Kalyanabi vyavaharena, wishing good of all in all good for all the creatures of the world, and Bandhu Bhutena, living friendly with all the living beings, showing compassion towards the suffering and wishing happiness for all is the philosophy of the medical profession, which all physicians should practice in their life. Regarding the trust between the patient and the doctor, while highlighting the regard for Vaidya in the eyes of his patients, Acharya Sushruta mentions that a patient in times of great illness may doubt his relatives. Mataram, Pitaram, Putran, Bandhavan api cha aturaha, apyetan abhishanketa, Vaidye vishwasameti cha, tasmat putravadenam palayed aturam vishak. A patient may doubt his relatives, he may doubt his children, and in certain cases even his parents, he may doubt his parents, but he has full faith in the treating doctor. He gives himself up in the hands of the doctor without a second thought. Therefore, it is the moral duty of a doctor or a physician or a Vaidya to treat his patients with as much love as compassion as he would have for his own children. Consent before the treatment. Acharya Sushruta in Ashmar Chikitsa Adhyaya of the Sushruta Samhita mentions that for a patient whose life may be saved by surgical intervention, must be informed about his condition and the probable outcome of the treatment, and then the consent of the patient or his relatives must be taken before preparation of the patient for a treatment. Akriyayam dhruvam mrityuh kriyayam samchayo bhavet tasmat aprachya kartravyam ishwaram sadhukarena. This is nowadays done in the form of written consent signed by the patient and or his relatives prior to any invasive techniques, any surgery or any research before including him in any research study. Regarding the Charaka's view of consent, whenever all the he also considers the same. Whenever all the treatment regimen doesn't work, physician should inform the doubts about the curability of the disease in normal course, and he should start the treatment after taking the consent from his relatives or friends. However, in some context, Acharya Charaka informs that speaking truthfully about the disease is not absolute or not correct. If by doing so, one might harm the deceased or other ones. Thus, Ayurveda ethics confirm preference to the physician whether to speak the truth or not. This is the fundamental ethical expression of Ayurvedic ethical principles. Another more important point which is explained in classical texts is ethical boundaries. Manasa api cha paristriyo na abhigamaniyastata parastriyo na abhigamanastata. Again, Sushruta explains as tribhihi saha asyam samvasam parihasam cha varjayat dattam cha tabhyo nadayam annadanyad vishagvaraihi. Physician should not approach others women and even any other property, even in the imagination. And here Acharyas give advice to the physician to take efforts and provide health to all the patient by all means, but he should not approach other women and any other property, and he should not prescribe medicine for women without permission of their husband or guardian, etc. Regarding the workplace ethics, in Sadvrata, there are some topics which are clearly explains about the workplace ethics in classical texts of Ayurveda. Acharya Sushruta explains that
regarding the dealing with the colleagues, avoid in the workplace, avoid the friendship with papa vratta vachaha satva suchakaha kalaha priyaha marmopahasino lubdaha paravriddhi dvishah shatah parapawadaratayaschapala ripusevinah nirgranaha tyakta dharmanaha parivrajya nara adamaha. Such human beings who are of sinful conduct in terms of पाप वृत्ता वाचिक कर्म और कायिक वाचिक और मानसिक पाप वृत्ता वचः सत्व सूचकाः कलह प्रियः, those who are quarrelsome by nature, the marmopahasino lubdaha, those who are lobhi, paravriddhi dvishah, those who will not enjoy the prosperity of others, shataha parapavadaratayah, those who are indulged in defaming others, chapala ripusevinah, those who serve the enemies of an individual, those nirgranaha tyakta dharmanaha parivrajya naradama, those all these people should not be entertained in the workplace. Instead, during the interaction with the colleagues, one should make friendship with buddhi vidya vayah shila dhairya smriti samadhibhi vruddhopasevino vruddha swabhavajna gatavyatah sumukah sarvabhutanam prashantaah shamsitavratah sevyah sanmarga vaktarah punyashravana darshanah. Those who have attained maturity by virtue of buddhi vidya vayah shila dhairya smriti or samadhi, or those who are matured and learned ones, those who maintain the company of matured ones, those who are acquainted with the human nature, and those who are devoid of all the anxieties, those who are well behaved with everybody, those who are pacified, those who follow sanmarga vaktarah, and those whose name or sight are auspicious should be accompanied in the workplace. Right conduct in right conduct in the workplace, and the classical texts are insist to acquire the code of good conduct, sadvrata, for those who desire to promote their well-being. These are na anrutam bruyat, na anya doshan bruyat. One should not tell the mistakes of others. Na striyam avajaniyat, one should not insult the woman. Na niyamam bindyat, one should not break the rules. Na bala vraddadi lubdha murka krishta klibaihi sakyam kuryat. Na madhya द्यूता वेश्या prasanga ruchi syat, na guhyam virunayat, one should not reveal the secrets. These are all some code of conducts which are mentioned to maintain a good public life or good relationship with the public during the clinical practice. And easily reachable public, easily reachable to the public. Shuchina shukla vastra parihatena kalyana vyavaharena akvakena bandhubhutena. These are all some guidelines which are mentioned while entering the clinical practice. Acharya Sushruta advised these guidelines. He advised that physician should be in easy reach of all people, especially for the poor ones who may not have the courage to come to the physician easily. Hence, it is suggested to wear white cloth, which symbolizes the cleanliness or similarity to all. There are several contexts in which a physician's honesty or integrity is discussed in the medical classical texts of Ayurveda. The ancient texts also reserved the harsh language of condemnation for the violators of the violation of these rules, and quacks who obviously existed even in those days. यस्तु केवल शास्त्रज्ञः कर्मसु अपरिनिष्ठितः स मुह्यत्यातुरं प्राप्य बीरुरिवाहं यस्तु कर्मसु निष्णातो दाष्ट्याश्चस्त्र बहिष्कृतः
स सत्सु पूजां नाप्नोति वधं वर्चसि राजतः उभावेताव अनिपुणाव असमर्थौ स्वकर्मणि अर्धवेदधरावेतव एकपक्षाविवद्विजौ. Efforts should be made to gain both theoretical and practical knowledge. A theoretical expert without practical knowledge cannot face the challenges of the profession, whereas a person who gained some skills without the theoretical knowledge is also dangerous to society. And clearly it is mentioned as vadham charhati vadham charchati rajatah. He deserves death punishment from the king. Extinguishing such type of unethical or unregulated practices or ethical profession shows that medical field was also well regulated during the time of the Acharya Sushruta. And it is clearly mentioned or clearly warned to avoid the quacks. Aushadhyo amritakalpastu shastrashani vishopamaha bhavantyajnairupahrata tasmadetan vivarjayet snehadishu anabhijno yaschedhyadischa karmashu sa nihanti janam lobhat vaidyo nrapadoshatah. Medicine is like nectar, but when used by the ignorant, which acts like a sharp weapon, fire or poison. Hence, such physician or such person should be avoided. He who is not well versed in snehadi karma or chedyadi karma kills the people by his nihanti janam lobhat, by his greed, and such kuvaidya or such quack physician should be should not be entertained, or people should avoid consulting those physicians. To conclude, I will conclude in one line. Atha bhutadayam prati, which is mentioned in Ayurveda, which clearly indicates the medical humanism. The medical profession has to be motivated by compassion for living beings, daya for all the bhutas. What we need in what we need is medical humanism. Anything we do that should have some comfort for the human being. Art of medicine, according to Ayurveda, is making something comfortable, and that's the real humanism of the medicine. Whatever the degree we may have, whatever we may have MD, we may have PhD, double PhD, whatever may be our achievement, we should see that sufferings human beings who need your helps or service should get what they want. Just imagine one thing: when we are ill, we definitely want a good doctor. Therefore, if someone is ill, we have to be a good doctor if we want to reciprocate that feeling. That's called real medical humanism, which is explained under Ayurvedic classics. Hence, while considering the medical ethics for even for clinical practice or research, Ayurveda should be considered as a base in establishing the basic tenets of bioethics. Thank you. I'll end my presentation with the words of great thinker Yogi Swami Vivekananda, that service to man is service to God. Thank you. Thank you all for giving me this opportunity. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर राघवेंद्र जी. It was a very nice, knowledgeable, detailed presentation with plenty of references from the Samhitas regarding the ethics, which is nowadays few people are following. To name few, maybe allopathic people or Ayurvedic people, but you have touched every point regarding the topic of ethics. In Charak Samhita also and Sushruta Samhita also, you have quoted references regarding Dharma, Sadvaita, Acharasana. Thank you very much for your time and presentation. Now moving forward, I would like to call upon Dr. Rajendra Singh, जो आज के
उद्बोधन के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र में सहायक प्रोफेसर शल्य तंत्र विभाग में कार्यरत हैं। उसके साथ साथ he is OSD to Vice Chancellor Shri Krishna Ayush University Kurukshetra. Sir has done BMS, MD and PhD in Shalya Vigyan from NIA Jaipur. Sir has served Baba Masnath Ayurvedic College, Astalbor, Rohtak. He has also served BPS Mahila Ayurvedic College, Kanpur Kala, Sonipat, Haryana. And at present, from 2001 onwards, he is working as associate professor in Shri Krishna Government Ayurvedic College, Kurukshetra. I would like to call upon Dr. Rajendra Singh for his expert comments. Dr. Rajendra Singh. विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सबसे पहले राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की विश्व आयुर्वेद परिषद इकाई का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और मुझे बड़ा प्रसन्नता भी होती है इसके साथ ही कि CME आयुर्वेदा जो है अनवरत मेडिकल शिक्षा जो है लगातार 5 साल से बिना किसी विघ्न के लगातार चली आ रही है। इसके लिए जो डॉक्टर हेतल जी दवे जो हैं अपने ब्रांच इकाई के जो है सचिव जो हैं, उनके प्रयासों के साथ बड़े अच्छे तरीके से ये चला आ रहा है। और आपके विषय चयन मैंने देखे कि बड़े सटीक और अच्छे रहे हैं। और आज के प्रोग्राम के लिए जो आपका सबसे पहले तो मैं जो धन्वंतरी वंदना की डॉक्टर दीक्षा खतुरिया जी ने उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और डॉक्टर वैद्य विरल भाई शाह जी जो आपका मैं एक प्रशंसा करना चाहूँगा कि जो इसके कार्यक्रम की जो संरचना है वो भी बड़ी अच्छी है कि भी किसी एक विषय या उस पर न होकर के जैसे द्रवगुण विषय का एक विषय आपके पास लगातार इसमें रहता है। तो दवे जी ने विरल भाई शाह जी ने बताया कि गोक्षुर को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं उनके पाउडर या चूर्ण को। इसी तरह से कुटज के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है सर ने। और डॉक्टर राघवेंद्र जी का तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया संबोधन रहा है या इनका वक्तव्य रहा है। और जो संहिताएं हैं हमारी चरक संहिता या सुश्रुत संहिता में से ऐसा आज के टॉपिक का कोई बिंदु ऐसा नहीं रहा होगा कि जो कहीं अछूता रह गया होगा। इसके साथ ही जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो लगातार जो इसमें सहयोग अटेंड करते रहते हैं, सतीश शर्मा जी, डॉक्टर गीता जी, कोमल पावा हैं, विरल भाई शाह हैं, स्वप्निल चौधरी जी हैं, मोनालिसा सैनी है, डेविन जॉर्ज हैं, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपका कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा और आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। और जो इसका एम या ऑब्जेक्ट है संकल्प तय सिद्धि जो है कि हम अपनी जो पैथी है उस चिकित्सा पद्धति है उसको राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा पद्धति घोषित करवा के रहेंगे। मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि इस तरह की हमारी जो है इच्छा या योजना है वो पूर्ण होगी। मैं आप सभी का विशेष तौर डॉक्टर हेतल जी का, डॉक्टर विकास जी का, इन सब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। धन्यवाद जी। विकास जी। धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीषा खत्री जी जो कि लेक्चरर के पद में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर में काम कर रहे हैं श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर मनीषा खत्री जी से अनुरोध है कि 2 शब्द अपने एक्सपर्ट कमेंट्स आज के लेक्चर के बारे में दें। जी धन्यवाद विकास जी। सर्वप्रथम तो यहाँ उपस्थित सभी सभाजनों को मेरा प्रणाम।
और मैं विश्व आयुर्वेद परिषद एवं हेतल दवे मैडम का शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। और मैं बलदेव सर का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो हमारे वाइस चांसलर श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी हैं, जो समय समय पर हमें मोटिवेट करते रहते हैं हर नित नए कार्य के लिए। आप सभी को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद से जुड़े हैं, स्पेशली हेतल मैडम को बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम को 5 साल से अनवरत रूप में चलाने के लिए। हेतल मैडम के प्रयासों की तो मैं तहे दिल से तारीफ करती हूँ, और आपकी तो उपमा मैं ईश्वासा से करना चाहती हूँ, जो चरक विमान स्थान में ईश्वासा का वर्णन आता है कि आर्चरी जो सीखते हैं, जो बाण चलाते हैं, उनका एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है, और वह उस तीर को उस लक्ष्य तक पहुंचाने की पूर्ण चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार आप पूर्ण निष्ठा और लगन से इस कार्यक्रम को चलाने में लगी हुई हैं, तो आपको बहुत बहुत प्रशंसनीय है आपका ये कार्य मैडम। आज का जो 278वां विषय था, कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, उसमें डॉक्टर राघवेंद्र नायक ने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन किया। प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था सर आपको बहुत बहुत बधाई। एंड आई टोटली एग्री विद योर थॉट ऑफ द मेडिकल रियल मेडिकल ह्यूमैनिज्म, बिकॉज मैं खुद यही फील करती हूँ कि इट्स द जन्मसिद्ध अधिकार जिसको हम कहते हैं, पेशेंट का यह अधिकार होता है कि वह अपने फिजिशियन के ऊपर पूर्ण विश्वास रख करके अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, तो उसे जो है मॉरली एथिकली वो फुलफिलमेंट हो उसकी हर चीज का, तो यह हमारा सबसे पहला एक ध्येय रहना चाहिए। और जिस प्रकार हमारी संहिताओं में यह इसके अनेक आपने उदाहरण दिए, भरा पड़ा है, पूरा आयुर्वेदिक कंपेडिया राइट फ्रॉम द वैशेषिक दर्शन यह चीज स्टार्ट हो जाती है। और आरोग्य की डेफिनेशन जहां हम लेते हैं कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो वो हमारा सबसे पहला मैं समझती हूँ मॉरल ड्यूटी है कि यदि हम स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा को ही अपना उद्देश्य बना लें, तो जो नेक्स्ट चीज है कि हमारे पास रोगी आएगा, वो तो नेक्स्ट पार्ट हो गया उसका। हम आरोग्य को ही अपना उद्देश्य बनाकर चलते हैं, ये हमारा पहला कोड ऑफ कंडक्ट है किसी भी व्यक्ति के लिए। प्लस साथ ही जैसे अष्टांग हृदय में और बाकी जगह आपने वर्णन किया कि हमारी प्रैक्टिस जो है वो एक प्योर प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम यह नहीं होना चाहिए कि हम एक रोग को ठीक कर रहे हैं और उसकी जगह हम कोई और रोग साइड इफेक्ट के रूप में उत्पन्न कर रहे हैं, तो वह एक इम्प्योर प्रैक्टिस कही जाती। इस प्रकार के अनेक उदाहरण आपने भी दिए और अनेक उदाहरण शास्त्र में भरे पड़े हैं, जो हमें मॉरली और एथिकली हमारी वैल्यूज या स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल जैसे हम कहे गए हैं। तो हमारा बस एक यही उद्देश्य होना चाहिए कि इनको मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ हम एक सामंजस्य बनाते हुए इसको आगे लाएं और इनको फॉलो करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मनीषा, प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विश्व आयुर्वेद परिषद NIA जयपुर, जो लगातार 5 सालों से इस प्लेटफॉर्म के जरिए स्टूडेंट्स को प्रेरित कर रहा है आयुर्वेद को पैथी के रूप में, और सिर्फ आयुर्वेद को ही नहीं अपितु इसके साथ साथ दूसरी साइंसेस को भी, जैसे भी डॉक्टर राघवेंद्र जी ने बताया कि परतंत्र अवलोकन करना बहुत जरूरी है ताकि हम अप टू डेट रहें। तो ऐसा प्रयास विश्व आयुर्वेद परिषद के मंच से और पर्टिकुलरली NIA जयपुर के ग्रुप से होता जा रहा है पिछले 5 साल से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विश्व आयुर्वेद परिषद NIA जयपुर। इसके साथ साथ डॉक्टर बलदेव धीमान जो हमारी प्रेरणा रहे हैं शुरू से, डॉक्टर राघवेंद्र नायक आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर मनीषा खत्री, डॉक्टर दीक्षा, और लास्ट में नॉट बट द लीस्ट डॉक्टर हेतल दवे मैडम, जो हमेशा से हमें एक प्रेरणा ऊर्जा का स्रोत रहते हैं कि बच्चे ऐसा करो। हमेशा जब भी उनसे बात करो तो शी इज ऑलवेज मोटिवेटिंग।
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ और जितने पार्टिसिपेंट इस सेमिनार में रहे, इस उद्बोधन में रहे, उन सबको बहुत बहुत उनका अभिनंदन और धन्यवाद। अब लास्ट में हम लोग शांति मंत्र करेंगे सभी लोग साथ में, और फिर हम कंक्लूड करेंगे इसको। शांति मंत्र। हाँ डॉक्टर, जी हाँ जी, वो है ना, एक स्टूडेंट है डॉक्टर भारती सामोता, थोड़ा सा, हाँ जी, एक बोलेंगे, बाकी म्यूट रख के बोलेंगे, तो जी वो क्या जी इको नहीं आएगा। जी मैडम, जी जी। डॉक्टर भारती सामोता। अच्छा, पहले तो थी, शायद लेफ्ट हो गए हैं। ठीक है डॉक्टर विकास, आप ही करवा दीजिए, ऐसे करिए फिर। हाँ जी जी मैडम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।